हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर हम आज जो है पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? अच्छा एक बात बताइए, कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर हम बहुत दिनों से, हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने 11 12 पढ़ा। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। इसका मतलब बिजनेस में जो पैसा हम लगाते हैं शुरुआती में, उसको हम लोग पूंजी बोलते हैं। या कह सकते हैं कि जब कभी हम लोग पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो सारे पैसे अलग अलग सोर्सेस से आते हैं, वो सारा सोर्सेस हमारा कैपिटल कहलाता है। नहीं जी। अब उस कैपिटल की एक कॉस्ट होती है ना? कौन सा कॉस्ट, कैसे समझेंगे? जैसे अगर हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कि भैया कहां कहां से पैसा अपने पास आता है और हम कैसे बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमने कुछ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करी थी। जैसे सबसे पहले इक्विटी की बात करी थी, है ना? फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स की बात करी थी, फिर हमने डिबेंचर्स की बात करी थी, और उसके बाद हम रिटेन अर्निंग्स, जो घर में बचे पैसे हैं, उसकी बात करी थी। तो इक्विटी क्या? सर जब आप किसी बिजनेस में किसी चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनीज क्या करती है? बड़ी बड़ी कंपनीज इक्विटी शेयर्स इशू करती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती हैं। क्यों? क्योंकि उसको लॉट में पैसे आ पाए एक साथ। अगर छह, मान लो 100 करोड़ की जरूरत पड़ी तो हमने शेयर्स इशू कर दिया, शेयर्स इशू किया, शेयर्स मार्केट में गया, सब्सक्रिप्शन मिले, फटाफट फटाफट पैसे कंपनी के पास आ गए। तो ये एक सोर्स ऑफ फाइनेंस का तरीका हुआ। फिर अगर मान लो हमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू नहीं मिला तो हम डेट लिए। डेट बैंक से हो सकता है, किसी और जगह से हो सकता है ना? और कुछ पैसे अपने पास भी रखे होते हैं, है ना, जिसको रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, कि हमने जो प्रॉफिट कमाया उससे भी तो पैसे बचे हैं, उसको भी तो लेकर बिजनेस शुरू किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल शुरू किया जा सकता है। तो ये चार सोर्स ऑफ फाइनेंस बताए गए हैं, ठीक है सर जी। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप इक्विटी इशू करेंगे तो आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या देंगे? डिविडेंड देंगे? जी सर, बिल्कुल देंगे। जब आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे कंपनी के ब्याज पर तो आप क्या देंगे? तो डिविडेंड देंगे? जी सर। और अगर आप डेट लेंगे तो बैंक को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? जी सर। और घर में रखा पैसा, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स जिसको कहते हैं, वो अगर आपके घर में रखा रह जाता तो क्या वो पैसा बढ़ता? नहीं। तो उसको भी आप क्या करेंगे? बैंक में रख देंगे। और बैंक भी क्या आपको देती है? इंटरेस्ट देती है ना? तो इसका मतलब हर किसी के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है, या नहीं तो फिर भाई साहब सीधा सीधी आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना? तो पे, जो वो अमाउंट पे कर रहे हैं, जैसे अगर आप डेट ले रहे हैं 10 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए के बदले में जो आप अगर 50,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो वो 50,000 रुपया ही उस कैपिटल का कॉस्ट कहलाएगा। सर अब ये कैपिटल कैसे हुआ? अरे भाई साहब, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डेट ले रहे हो, लोन ले रहे हो। लोन किसके लिए ले रहे हो? अपनी पूंजी बनाने के लिए, अपनी कैपिटल बनाने के लिए। तो जो लोन ले रहे हो, जो कैपिटल बनाने के लिए ले रहे हो, तो कंपनी को कम से कम उतना कमा के तो देना पड़ेगा। कितना? जितना वो इंटरेस्ट पे करे, है ना? अगर उससे भी कम कंपनी कमा रही है तब तो फिर डेट लेने का कोई फायदा नहीं है। अब मान लो इक्विटी इशू किया, और इक्विटी इशू करने के बाद कंपनी ने पैसे इकट्ठे कर दिए, और भाई साहब कमा ही नहीं रही है, शेयर होल्डर उसको डिविडेंड दे ही नहीं पा रही है, तो क्या वो शेयर्स वैलिड है? नहीं सर, वो कंपनी वैलिड नहीं है। और लोग क्या करेंगे? शेयर से पैसे निकाल लेंगे, है ना जी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर इसको समअप करें तो क्या होगा कि सर फाइनेंस के हर सोर्स की अपनी कॉस्ट होती है ना? चाहे वो डेट हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, या चाहे वो रिटेन्ड अर्निंग हो। और इन्हीं सोर्स में से हम ये देखना चाहते हैं कि भैया कम से कम जो फर्म है या कंपनी है कितना कमा रही है और कितना इसका कॉस्ट जा रहा है। कम से कम इतना रिटर्न तो हम लेके आ जाएं कि हम फाइनेंस के सोर्स को पे कर सकें। डेट हो तो उसका इंटरेस्ट पे कर सकें, अगर हम इक्विटी और प्रेफरेंस हो तो डिविडेंड पे कर सकें, और रिटेन्ड अर्निंग हो तो कम से कम जितना हम कमा लेते दूसरी जगह से उतना और पैसा कमा लें। बात समझ में आ रही है? जी सर। आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं अपने क्लास में, है ना? और समझेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है और डिटेल में। आइए चलिए, चलेगा जी। देखिए अगर हम बात करें, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाए। नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सारा डिटेल में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रह जाए।
ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो। और अपना ऐप भी है नेट वाला भैया ऐप, आप इसको डाउनलोड करके यहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए शुरू करें। देखिएगा सिंपल सी बात है, हम कैसे करने वाले हैं ये देखिएगा। हम क्या पढ़ने वाले हैं जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। अब आइए ध्यान से देखते हैं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, एक कंपनी है सी लिमिटेड और एक कंपनी है डी लिमिटेड। चार कंपनी अलग अलग है ना। एक कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी ए लिमिटेड को, इसने क्या किया, इसने इक्विटी शेयर इशू किया, है ना, इसने इक्विटी शेयर इशू किया। एक कंपनी है आपका क्या, बी लिमिटेड, इसको पैसे की जरूरत पड़ी तो बोला भाई साहब हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं तो और बेनिफिट होगा, है ना। क्या किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किया। एक कंपनी है सी लिमिटेड, बोला भाई साहब ना हम शेयर नहीं इशू करेंगे, हम डेट ले लेंगे बैंक से। हम क्या करेंगे, बैंक से डिबेंचर ये कर लेंगे, ठीक है, डेट ले लेंगे। चौथी कंपनी बोला भाई साहब मेरे पास पैसा पड़ा तो है, हम उसी को यूज कर लेंगे, है ना। चार कंपनी अलग अलग तरीके से अपने कैपिटल को इकट्ठा करने का सोच लिया, ठीक है जी। अब एक बात बताना एक बात बताना, ए लिमिटेड शेयर इशू करेगा तो भैया फोकट में तो पैसे देंगे नहीं शेयर होल्डर, है ना। जो शेयर्स खरीदेंगे वो फोकट में देंगे नहीं, कंपनी को शेयर्स के बदले भाई साहब जो पैसा लिया उसके बदले उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, और प्रॉफिट के बाद क्या है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड को लाभांश बोलते हैं नहीं जी, तो इसको डिविडेंड देना पड़ेगा। बी लिमिटेड भी उसी तरह से, अब बी लिमिटेड अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो भैया बी लिमिटेड को पैसे कमा के देना होगा कि नहीं, शेयर्स वाले को, शेयर होल्डर को बिल्कुल देना होगा। फिर सी लिमिटेड भाई डेट ले रही है तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसको क्या देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा डिविडेंड, इसको भी देगा डिविडेंड, है ना, और इसको देगा इंटरेस्ट, और इसको क्या देगा भाई साहब, कम से कम रिटर्न जो आएगा, मैक्सिमम रिटर्न, है ना, ये आ गया, हाँ या ना जी सर। तो अब एक बात बताना, ए लिमिटेड को कम से कम इतना पैसा तो जरूर कमाना होगा ना कि डिविडेंड दे दे, बी लिमिटेड को भी उतना कमाना पड़ेगा, सी लिमिटेड को भी उतना पैसा कमाना पड़ेगा कि भाई साहब कम से कम क्या करे, कम से कम इंटरेस्ट भर पैसा कमा ले, ताकि जिससे भी डिवेंचर इशू हुआ है, जिससे भी डिवेंचर लिए उसको इंटरेस्ट पे कर सके, है ना जी। और रिटेन अर्निंग वाले में कम से कम इतना पैसा कमा ले कि मेरा जो रिटेन अर्निंग है उसका कॉस्ट बच जाए। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके कैपिटल को रेज करने का सोर्स है, यानी कि सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। अब इसी सोर्स ऑफ फाइनेंस को अगर हम ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये कहलाता है इक्विटी शेयर, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये इसको के पी से डिनोट करते हैं, इसको के डी से डिनोट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, और इसको करेंगे के आर से डिनोट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात बताइएगा, जब हम इन तीनों कॉस्ट को एक साथ देखते हैं, है ना, तो उस रेट, क्योंकि कुछ ना कुछ रेट पे डिविडेंड देगा, कुछ ना कुछ रेट पे इंटरेस्ट देगा, तो जब ये तीनों कॉस्ट को हम एक साथ देखते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, याद रखिएगा जी। और ये रिटेन्ड अर्निंग को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, ये वो रेट होता है, ठीक है ना, ये वो रेट होता है जिस पर कंपनी फाइनेंस को प्रोक्यूर करती है। फाइनेंस को प्रोक्यूर करने का क्या मतलब हुआ, पैसा लेना, है ना, सीधा सीधी बात है, पैसा इकट्ठा करना, है ना, वही तो क्या है, इट इज द रेट, it is the rate where company pay
कंपनी पे टू प्रोक्योर फाइनेंसिंग, प्रोक्योर फाइनेंसिंग, ठीक है, कि पैसा कहां से आएगा उसके लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और ये जो है एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है, क्या है, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न, इट इज द ROR, रेट ऑफ रिटर्न विद द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, कि भैया हम कहां इन्वेस्ट कर किए होते कि भैया हमको मैक्सिमम रिटर्न मिलता, तो उतना रिटर्न हमको क्या करें, अगर हम खुद का बिजनेस में लगा रहे हैं तो उतना रिटर्न कम से कम हम लेके आ ही जाएंगे। क्लियर है बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान समझिएगा। अगर आप इंडिविजुअली इन सब की स्टडी करते हैं, अगर आप इंडिविजुअली इन सब की स्टडी करते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अलग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को अलग, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को अलग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को अलग, तो इसको कहा जाता है इंडिविजुअली स्टडीड को, अगर आप स्टडी करते हैं तो इसको कहा जाता है स्पेसिफिक कॉस्ट। और अगर इन सब को एक साथ यानी कि कंबाइंड स्टडी करते हैं तो भैया इसी को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ वेटेड कैपिटल, KW या KO। क्लियर है बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, क्यों ऐसा कहते हैं सर, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैं आपको एक बार और क्लियर कर रहा हूं। आप सोचिए कि आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, एकदम छोटे लेवल पर, आप 20 लाख 50 लाख का शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस, ठीक है, चलिए बिल्कुल सही बात है। 20 लाख 50 हजार 20 लाख का आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आप पैसे इकट्ठा करेंगे, तो कुछ पैसे आपके पास होंगे, कुछ पैसे आप लोन पे लेंगे, कुछ पैसे जो हैं लोगों से अलग अलग जगह से आप ये कलेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे भैया हम तुमको अपने कंपनी का हिस्सा दे रहे हैं, तुम हमको कुछ पैसा दे दो और कंपनी में हिस्सेदार बन जाओ, यही करेंगे। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। तो जो इक्विटी और प्रेफरेंस है वो आपका हिस्सेदारी वाला काम करेगा, डेट जो है वो बैंक लोन वाला काम करेगा, और रिटेन अर्निंग जो आपका खुद का पैसा है उसका काम करेगा। तो ये सारे अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बताओ सारा कैपिटल का कॉस्ट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो, अब आते हैं थोड़ा डेफिनेशन पर, अब आते हैं किस पर, डेफिनेशन पर। क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, cost of capital is required rate of return, क्या कह रहा है, cost of capital is required rate of return on its investment, on its investment, on its investment which belongs to इक्विटी प्रेफरेंस, है ना, और डेट एंड रिटेन अर्निंग, डेट एंड रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग। क्लियर है, एकदम सिंपल डेफिनेशन में, एकदम सिंपल, है ना। पहला, इसको और क्या क्या चीज कह सकते हैं भाई, इसको और क्या क्या चीज कहते हैं, इसका नाम और क्या क्या है सर, इसका नाम, इसको हम मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसको हर्डल रेट भी कहते हैं, हाँ, इसको हर्डल रेट भी कहते हैं, इसको कट ऑफ रेट भी कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आई जी सर। इसको और क्या कहते हैं भैया, इसको टारगेट रेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टारगेट रेट। चलिए, मुझे लगता है आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आ गया होगा कि कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ठीक है। चलिए, अब क्या देखेंगे हमें, अब क्या देखें सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ना, अब हम लोग देखते हैं कि चारों का एक एक करके क्या चीजें होती है, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ डेट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, सॉरी कॉस्ट ऑफ डेट, और फिर देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। आज एक पार्ट करेंगे, उसके बाद अगला पार्ट अगले दिन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए चले शुरू करते हैं सर। आइए देखिए सर, पहला करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, चलिए कॉस्ट ऑफ डेट में क्या होगा सर? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेट लेंगे किसके लिए सर? कंपनी के लिए, मतलब बिजनेस के लिए। और कंपनी क्या करेगी? कंपनी पे करेगी सर। डेट कंपनी लेगी और कंपनी पे करेगी सर। डेट लेगी तो कंपनी क्या पे करेगी सर? कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट। क्या पे करेगी सर? इंटरेस्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी तकलीफ? नहीं सर यहां तक कोई परेशानी तकलीफ नहीं है। एक चीज बड़ा ध्यान समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जो कंपनी के लिए क्या होगा? अगर कंपनी डेट लेगी अपने लिए तो कंपनी के लिए वो क्या होगा सर? कंपनी के लिए वो होगा एक्सपेंस। ठीक है, हाँ या ना? जी सर बिल्कुल होगा। और यही डिबेंचर होल्डर के लिए, ये जो यही चीज, चूंकि डेट जो है वो कंपनी के लिए होगा, तो वो डिबेंचर होल्डर के लिए क्या होगा सर? अगर हम डिबेंचर होल्डर की बात करें, ठीक है, डिबेंचर होल्डर की अगर हम बात करें तो उसके लिए तो इनकम होगा। डिबेंचर होल्डर के लिए क्या होगा सर? इसके लिए तो ये डेट क्या होगा? इनकम होगा, है ना? क्योंकि भाई साहब जो लोन दिया उसको इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट क्या? उसके लिए इनकम, है ना? डेट नहीं, इंटरेस्ट। ये डिबेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? इनकम होगा, है या ना? कंपनी के लिए सर ये इंटरेस्ट सर एक्सपेंस होगा। और अगर यही बात करें हम डिबेंचर होल्डर के लिए तो वो इनकम होगा। अच्छा एक बात और बताओ, क्या क्या ऐसा कह सकते हो कि सर कंपनी को अगर मान ले डेट लिया कंपनी ने 10 लाख रुपए का, कितने का? 10 लाख रुपए का। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको समझना जरूरी है। 10 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए में अगर 50,000 रुपया पे कर रहा है, 50,000 रुपया पे कर रहा है किसको? कंपनी को। सॉरी कंपनी पे कर रहा है ना? 10 लाख का लोन लिया तो 50,000 क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। अभी जो इंटरेस्ट 50,000 मिल गया किसको? डिबेंचर होल्डर को। सर डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम, और यही 50,000 कंपनी के लिए क्या? एक्सपेंस। क्योंकि भाई वो इंटरेस्ट पे किया तो उसके लिए एक्सपेंस, और इसके लिए डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम। तो अब दोनों अमाउंट एक ही दिख रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो डिबेंचर होल्डर का जो इनकम है और कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बराबर है? कह सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। डिबेंचर होल्डर का इनकम और कंपनी का एक्सपेंस कभी बराबर नहीं होता है। इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन दिखाएं? चलो एक बार देख लो, आ जाओ। जब भी डिबेंचर होल्डर या फिर डिबेंचर कंपनी लेगी, ठीक, तो उसको इंटरेस्ट पर टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। क्या होगा? इंटरेस्ट पर टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर जो कंपनी डिबेंचर नहीं लेगी उसको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो भैया जब टैक्स का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं तो डिबेंचर लेना यानी सही है ना? तो इसीलिए कहते हैं डिबेंचर होल्डर का इनकम और कंपनी का एक्सपेंस जो है वो क्या है सर? बराबर कभी भी नहीं है। देखेंगे, आओ देखते हैं। चलो, एक कंपनी है ए लिमिटेड। क्या है? ए लिमिटेड। और एक कंपनी है बी लिमिटेड। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर। ये जो कंपनी है वो डेट और इक्विटी दोनों लेती है, और ये कंपनी सिर्फ इक्विटी पे काम चलाती है कि भैया हम इक्विटी इशू करेंगे, डेट नहीं लेंगे। ठीक,
कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तो बताना मुझे। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी इस कंपनी का 100 रुपया, ठीक है जी। इस कंपनी का भी होगा 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक बात बताना, 100 रुपया में मान लो इंटरेस्ट ये देती है डेट पर 50 रुपया, ठीक जी सर। और इसका इंटरेस्ट क्या 0, क्योंकि कोई डेट लिया ही नहीं तो इंटरेस्ट क्यों देगा, खत्म बात। अब 50 रुपया जो बच गया वो क्या होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स है ना, और ये भी अर्निंग बिफोर टैक्स का 100 रुपया हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, हाँ या ना सर, हाँ बिल्कुल सही है। अब यहां पे एट द रेट टैक्स कितना 30%, तो 50 का कितना 15 रुपया, ये कितना बचा ए लिमिटेड का कितना 35। अब आ जाओ इधर देख लो, बी लिमिटेड का भैया है एट द रेट 30% टैक्स, तो इसको भी देना पड़ेगा 30 रुपया, ये बचा 70 रुपया। एक बात बताना, जो कंपनी डेट ले रही है, जो कंपनी डेट ले रही है और नहीं ले रही है, उसमें सीधा सीधी देखना आधा टैक्स का बेनिफिट है कि नहीं। ये टैक्स इसको 15 देना पड़ा, इसको 30 देना पड़ा, है ना, तो टैक्स का बेनिफिट कितना 15 का। अब ध्यान से समझना, यहां ध्यान समझना, ये ध्यान ए लिमिटेड के साथ, ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड कंपनी अलग अलग, मैंने बताया कि आपको इक्विटी लेने का फायदा क्या होगा, डेट और इक्विटी लेने का फायदा क्या होगा। अब फर्क समझो, इंटरेस्ट क्या हो गया किसके लिए सर, डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम, तो डिबेंचर होल्डर को तो 50 रुपया मिल गया कि नहीं मिल गया जी सर। लेकिन कंपनी को कितना पे करना पड़ा, कंपनी के लिए खर्चा, तो उसको तो 50 टैक्स का बेनिफिट 15 रुपया मिल गया ना, तो उसके लिए खर्चा कितना हो जाएगा सर, एक्सपेंस 35 रुपया होगा। कितना होगा, तो बताना डिबेंचर होल्डर का इनकम और कंपनी के एक्सपेंस दोनों बराबर कभी हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ सर, आप इंटरेस्ट पे किए 50 रुपया और उस 50 रुपया के बदले 15 रुपया आपको क्या मिल गया, टैक्स का बेनिफिट मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि डिबेंचर होल्डर का इनकम और एक्सपेंस कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं सर, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चले जी सर। अब देखो, अब क्या करना है, यहां से दो चीजें निकालनी होती है, एक इररिडेमेबल डेट, एक होता है रिडीमेबल डेट। ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे, रिडीमेबल डेट और इररिडेमेबल डेट। दो का फॉर्मूला है, दो आज फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और जब प्रैक्टिकल होगा नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल भी बनाएंगे और कंप्लीटली बताएंगे। ठीक है, चलो शुरू करें, आ जाओ सर, आ जाओ। सबसे पहले है इररिडेमेबल डेट। ठीक है सर, इररिडेमेबल में दो तरीके का, एक होता है बिफोर टैक्स, एक होता है आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग विद टैक्स या विदाउट टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो तो बिफोर टैक्स, विदाउट टैक्स, आफ्टर टैक्स, विद टैक्स। तो पहले हम लोग देखते हैं शुरू वाला, आ जाओ ए नंबर। हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या सर, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है सर, ये बिफोर टैक्स है। दूसरा कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100। यही होगा, ये हो गया आफ्टर टैक्स। क्या है, ये हो गया आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तो इसकी, इसी को ही बोलते हैं विदाउट टैक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं विदाउट टैक्स, इसको बोलते हैं विद टैक्स। ठीक है ना, क्लियर है बात जी सर। अब दूसरा देखिए रिडीमेबल डेट, जिसको हम रिडीम कर सकते हैं, रिडीमेबल डेट। इसका फॉर्मूला क्या, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस
MV मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाय टाइम, नंबर ऑफ टाइम, और यहां MV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इज इनटू 100। ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। कौन सा सर? बिफोर टैक्स वाला, बिफोर टैक्स। दूसरा है कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ठीक है, ये हो गया MV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, ठीक है, प्लस यहाँ MV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। क्लियर है? दिक्कत, कोई परेशानी तकलीफ? नहीं सर, कोई परेशानी तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है। अब समझ लो क्या है। MV बोलते हैं मार्केट वैल्यू को, क्वेश्चन बनाएंगे ये सब समझ में आएगा, ठीक है। NP बोलते हैं नेट प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। N हो गया टाइम, यानी कि कितना ईयर है वो। इंटरेस्ट हो गया, ये तो पता ही है, इसमें क्या ही देख लिखना, ठीक है। ये हो गया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना। नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ डेट वाला सीन हुआ अभी तक। अभी आगे हम लोग बाकी है, 2 क्लास और लगेगा, इसको खत्म करेंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन पे। आ जाओ, ये देखो बुक पे, है ना। थोड़ा इसको पढ़ेंगे, काम तमाम करेंगे फटाफट, इसको ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है ध्यान से समझो। कह रहा है आइटम्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आर कॉल्ड कैपिटल कंपोनेंट्स। बिल्कुल सही बात है, बैलेंस शीट बनाते हैं, लायबिलिटी साइड में हम लोग का क्या आता है? कैपिटल वाले सारी चीज, इशू, शेयर, डिबेंचर, है ना, ये सारी चीजें आती है जी सर। रिटेन अर्निंग जो बचा होता है वो सारा आता है। तो मेजर कैपिटल कंपोनेंट्स आर इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डेट, ये चीज होता है जी सर। कैपिटल कह रहा है कैपिटल लाइक अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज अ कॉस्ट, बोल रहा है अदर फैक्टर प्रोडक्शन जो होते हैं उसी तरह से कैपिटल का भी एक कॉस्ट होता है। A company's cost of capital is the average cost of various capital components or securities employed by it. Putting it differently, it is the average rate of return required by the investor who provide capital to the company. तो क्या बोल रहा है ध्यान समझिएगा। अगर हम अलग तरीके से देखें तो क्या कह रहा है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है किसके द्वारा? इन्वेस्टर के द्वारा जो प्रोवाइड करते हैं कैपिटल, उसके लिए। किसको? कंपनी को, है ना। कंपनी को जो भी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर, उसके लिए ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लाना, वही क्या है सर? आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। क्या कह रहा था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ फर्म इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। तो वो क्या बोला? कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपल क्या कि इन्वेस्टर जो भाई साहब कम से कम रिटर्न जो एक्सपेक्ट करते हैं उसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अब सोलोमन एजरा बहुत बड़े ऑथर है ना, बहुत बड़े मतलब फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है जी। क्या कह रहे हैं ये देखो, कह रहे हैं इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। देखो कितना सिंपल लैंग्वेज में कह दिया इन्होंने, ठीक है जी। अब मिल्टन एच स्पेंसर कहते हैं, कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न व्हिच अ फर्म रिक्वायर एज ए कंडीशन फॉर अंडरटेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। देख लो, ये भी वही कह रहे हैं कि भैया कम से कम उतना पैसा तो कमा लो जितना पैसा तुम लोगों से लिए हो और उसको दे सकते हो रिटर्न, उतना पैसा तो तुमको कमाना पड़ेगा। अरे सीधा सीधी बात है भाई, अगर तुम एक पान का दुकान खोले हो और 10 लाख रुपया किसी से लिए हो तो भैया वो तो इंटरेस्ट लेगा 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया कम से कम कमाओगे ना, कम से कम उतना तो कमा ले। हम भूखे रहे नहीं रहे मतलब नहीं है, हम उतना पैसा तो कम से कम कमा लें कि उसको 20,000 रुपया पे कर सके। दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है बात जी। चलिए क्या कह रहा है, इट इज वेल नोन द फैक्ट दैट द फाइनल सिलेक्शन ऑफ एनी कैपिटल प्रोजेक्ट among the various alternative mainly depends on the cost of the capital of a firm or the cut-off rate representing the minimum rate of return required on investment project। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है, जैसे हम कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किसी जगह पर पैसा लगाने जा रहे हैं, हम शेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे ना कंपनी कितना हमको रिटर्न देगी, मिनिमम रिटर्न कम से कम देगी कि नहीं देगी, ये हम चेक करते हैं। तो वही कह रहा है कि कट ऑफ रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही हम देखते हैं, मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड ही देखते हैं जब हम कहीं किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। कह रहा है इट इज द कट ऑफ और द टारगेट और द हर्डल रेट इन केस
firm is not able to achieve the cutoff rate or target or the hurdle rate, the market value of its shares remain constant at particular level. ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई कंपनी कम से कम रिटर्न नहीं दे पा रही है, मिनिमम रिटर्न भी नहीं दे पा रही है जितना उसको देना चाहिए, तो भैया उसका शेयर कांस्टेंट रह जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, कह रहा है मोर ओवर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, a firm has to necessarily earn a rate of return more than its cost of capital. ये भी बात बिल्कुल सही है कि फर्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाना। और अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर का वेल्थ को नहीं बढ़ा पा रहा है, यानी मिनिमम रिटर्न भी नहीं कमा पा रहा है, रिटर्न से ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, तो भैया वो क्या है सर, वो कंपनी काम की नहीं है, ज्यादा काम की नहीं है, आप वहां से शेयर हटा देंगे। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन टर्म्स डिपेंड अपॉन द रिस्क इन्वॉल्व इन द फर्म, जो फर्म में कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जनरली हायर द रिस्क इन्वॉल्व इन द फर्म द हायर विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा कॉस्ट, है ना। अगर रिस्क ज्यादा लोगे तो कॉस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा, वही बात कह रहा है। क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए, अगर कह रहा है सिग्निफिकेंस कहां यूज होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखिए क्राइटेरिया इन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। अब देखो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को ही तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना हो तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है। और अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा भैया जब हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका अभी रिटर्न कंपनी ठीक दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर अभी रिटर्न ठीक दे रही है तो हम उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं, और वही रेट तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वही रेट तो कट ऑफ रेट है, वही रेट तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है। नहीं जी सर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल मिक्स डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही है कि कितना डेट कितना इक्विटी, ये भी डिसाइड करने में हमको मदद करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नहीं जी सर। बेसिस ऑफ फॉर इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा होगा इसके बारे में भी हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करता है देखने में। क्या कह रहा है देखो, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का एक बेस्ट टूल है। द एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज कंपेयर्ड टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फंड रेज्ड टू द फाइनेंस प्रोजेक्ट। If the actual profitability of the project is on the higher side when compared to the actual cost of capital raised, the performance can be evaluated satisfactory। बात बिल्कुल सही है यार। हम इन्वेस्टमेंट देखो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है ना, हायर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो भैया तभी तो हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हो सकता है। कह रहा बेसिस फॉर मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज करते हैं। क्लियर है बात। तो ये सिग्निफिकेंस था। देखो बेसिक चीजें हैं, मुझे लगता है आज तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करने वाला है। ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।